ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। साथियों, बेशक कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी आमजन की गाड़ी पटरी पर चलती रहे, यानी वो अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सके। अनलॉक की स्थिति में अपने जरूरी कामों को सुचारू रूप से निपटा सके। सरकारी गतिविधियां भी शुरू हो रही हैं। लोगों ने अपने जरूरी कामों को लिए बाहर आना जाना भी शुरू कर दिया है। अनलॉक की स्थिति में ट्रेन्स किस तरीके से चल पा रही हैं, हमें जानकारी दी मंडल रेल प्रबंधक श्री संदीप माथुर ने। तो लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे डीआरएम साहब श्री संदीप माथुर जी। और सर, सबसे पहले तो आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका स्वागत कर रही हूँ, नमस्कार कर रही हूँ आपको। नमस्कार कल्पना जी। और संदीप माथुर, डीआरएम झांसी जी। जब लॉकडाउन था उस वक्त हमने आपसे बातचीत की थी और उस वक्त की गतिविधियों के बारे में आपने जानकारी दी थी। और अब लॉकडाउन खुल चुका है, काफी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, तब नई ट्रेन भी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में लोगों का किस तरीके से, आप ट्रेन की व्यवस्था क्या है, किस तरीके से आप लोगों ने किए हैं, किस तरीके से लोग उसमें यात्रा कर सकते हैं, क्या व्यवस्था है? कल्पना जी को बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन में तो हम लोगों की सारी ट्रेनें पहले बंद हो गई थी। और फिर हम लोगों का गुड्स मूवमेंट बट हमने कंटिन्यूड रखा था, जो फ्रेट ट्रेन हमारी चलती हैं, बिकॉज देश भर में एक सिरे से दूसरे सिरे अनाज और जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, मेडिकल के आइटम्स थे, उससे पहुंचाना बहुत जरूरी थे। जी जी। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो गुड्स ट्रैफिक है, जो फ्रेट ट्रैफिक है, वो ऑलमोस्ट पुराने लेवल पे पहुंच चुका है, बल्कि कुछ महीने में हमने उससे भी बेहतर किया है जो पिछले साल हमने किया था। अच्छा। जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी वापस रिवाइवल पे है। बट यहाँ तक पैसेंजर ट्रेनों का सवाल है, जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं हमारी, वो लोगों का प्रॉब्लम्स देखते हुए कुछ ट्रेन है, जैसे कि हमारे अराउंड 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 30 राजधानी को एज स्पेशल ट्रेन चलाया गया था जुलाई से। और ये 230 ट्रेनें हमारी आज चल रही थी, आज भी चल रही हैं। और उसके अलावा कुछ पूरा हमने इंडियन रेलवेज ने पूरा भारतवर्ष को कवर करने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ सेक्शंस थे जहां हमारी कोई ट्रेनें नहीं थी। जैसे कि अगर मैं झांसी मंडल के बारे में कहूं तो हमारा जैसे ग्वालियर से इटावा वाला सेक्शन है, जिसमें भिंड वगैरह भी आता है। हमारा झांसी से बांदा, मानिकपुर, चित्रकूट वाला सेक्शन है जी। हमारा ललितपुर से खजुराहो वाला सेक्शन है। इनमें कोई ट्रेन नहीं चल रही थी। और ये जो ट्रेनें कम चलाने का है, वो बेसिक चीज ये थी कि अभी ना तो पैसेंजर्स ही ज्यादा ट्रेनों में चलने के इच्छुक हैं, बिकॉज एक सोशल डिस्टेंसिंग के बहुत ज्यादा अभी हमें नॉर्म्स फॉलो करना है। हालांकि लॉकडाउन अब नहीं है, लेकिन अभी भी आम पब्लिक को और हमें और सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स बहुत फॉलो करने हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना से हमारा वास्ता पड़ रहा है और काफी ज्यादा केसेस आज की डेट में भी हो रहे हैं। बट कुछ देखते हुए कुछ सेक्शन में जहां बिल्कुल गाड़ियां नहीं थी, तो इंडियन रेलवेज ने ये डिसीजन लिया है कि कुछ गाड़ियां और चलाई जाए और इसमें हम सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करेंगे। जहां तक झांसी मंडल का सवाल है, इसमें हमारी 3 सितंबर से हम लोगों ने 4 पेयर्स हमने ट्रेन स्टार्ट करी थी, जो कि बच्चों के एग्जाम्स को देखते हुए स्टार्ट करी थी। जिसमें से कि झांसी से लखनऊ एक इंटरसिटी है और झांसी ग्वालियर होती हुई इटावा एक इंटरसिटी है जी। और उसके अलावा कानपुर से बांदा, चित्रकूट होते हुए एक ट्रेन, और बांदा से फतेहपुर होते हुए, ये चित्रकूट से फतेहपुर होते हुए कानपुर एक ट्रेन थी। अच्छा। इसके अलावा हम 12 सितंबर यानी हम लोग और ट्रेनें चला रहे हैं, जिसमें हमारी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं। एक ग्वालियर से ओरिजिनेट होती है, जो हमारे मंडल से ओरिजिनेट होती है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हमारी,
और दूसरी एक नई ट्रेन है जो कि पहले झांसी मंडल पे नहीं चलती थी और ये अप्रैल से चलनी थी, जो कि खजुराहो, ललितपुर, झांसी, ग्वालियर होते हुए कुरुक्षेत्र जाएगी। ठीक है। ये इससे कनेक्टिविटी जो खजुराहो, टीकमगढ़, छतरपुर सेक्शन है उसको नई कनेक्टिविटी मिलेगी दिल्ली की तरफ, और ये एक नई ट्रेन होगी हमारे झांसी और ग्वालियर के लिए भी। ठीक बात है। तो ये भी ट्रेन जो अप्रैल में स्टार्ट होनी थी, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाई थी, इसे आज से चालू किया जा रहा है। तो ये तो दो नई ट्रेनें जो हमारे डिवीजन से ही ओरिजिनेट होंगी। इसके अलावा कुछ ट्रेनें 3 पेयर और हैं जो हमारे डिवीजन से ग्वालियर और झांसी होते हुए नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करेंगी। तो कुल मिला के हम लोगों को जो नई गाड़ियां शुरू हुई हैं ये 12 सितंबर से। ठीक ठीक। तो ये कुछ जिन सेक्शंस में गाड़ियां नहीं चल रही थी उनको देखते हुए ये गाड़ियां चलाई गई हैं, और मुझे उम्मीद है कि इनसे जो पैसेंजर्स जिनको कुछ इमरजेंटली जाना पड़ रहा है उनके लिए इससे बहुत फायदा मिलेगा। पर अभी अगर हम देखें तो ओवरऑल अभी भी हमारे 30 से 40% ही ट्रेनें में वेटिंग लिस्ट हो रहा है, और बाकी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट नहीं है, जिसका मतलब कि कुछ खाली चल रही हैं वो। तो पैसेंजर्स अभी भी थोड़ा ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अभी सारी ट्रेनें नहीं चालू करी गई हैं। स्टेप वाइज में जैसे जैसे जरूरत महसूस हो रही है, जिस जिस दिशा में जरूरत महसूस हो रही है, ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि पैसेंजर नहीं आ पा रहे हैं, मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसेंजर भी डरते हैं कि अभी वैसे भी मन में वैसे भी जो है निकलने के लिए आप जरूरी हो तो ही निकलना चाहिए अभी, और वही शायद फॉलो हो रहा है। बिल्कुल ठीक। इसीलिए ट्रेनें भी कम चलाई जा रही हैं। बट जिन डायरेक्शंस में ट्रैफिक है या ज्यादा पैसेंजर्स हैं, या जिन डायरेक्शंस में हमारे अभी तक कोई भी ट्रेन नहीं चल रही थी, तो उन सेक्शंस को कवर करने की कोशिश करी गई है। ये जो ट्रेनें चल रही हैं 12 सितंबर से जो ट्रेन। जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि ट्रेन तो आप लोगों ने शुरू कर दी क्योंकि पब्लिक है, उनको कोई जरूरी काम हो सकते हैं, और लेकिन गाड़ियों में आप लोगों ने सुरक्षा की क्या व्यवस्था की है कि सैनिटाइज करवाते हैं गाड़ी की? हाँ जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाड़ियां मेंटेनेंस के समय पे बिल्कुल सैनिटाइज करवाई जा रही हैं। उसके साथ साथ हम स्टेशन पे सिर्फ रिजर्व्ड और टिकट होल्डर्स को ही परमिट कर रहे हैं। अभी अनरिजर्व्ड हमने चालू नहीं किया है। अच्छा। सिर्फ जो रिजर्वेशन होल्डर्स हैं, जिससे कि अननेसेसरी भीड़ ना हो, जिनको जरूरी है वो ही आए। उसके अलावा पैसेंजर्स को मास्क लगाना बहुत जरूरी है, और जो हमारे मेजर स्टेशन है वहाँ हम लोगों ने कियोस्क भी लगाए। अगर कोई मास्क नहीं ला पाया किसी वजह से, तो वहाँ पे भी स्टेशन से भी मास्क ले सकता है। झांसी और ग्वालियर में ये सुविधा भी हमने उपलब्ध करवा दी है। ठीक है। तो ये मास्क लगाना बहुत जरूरी है। स्टेशन पे जब आप एंट्री हो रहा है तो अभी थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वो आप जानती ही हैं। उसके बाद अंदर जाके भी जैसे आप घुसते हैं तो आपको सैनिटाइज हाथ करवाने की सुविधा दी हुई है, आपके हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं। और पूरी हमारी कोशिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करे जाएं। मेजर स्टेशन जहाँ ज्यादा पब्लिक आ रही है वहाँ पे हम लोगों ने मार्क्स भी बनाए हैं, सर्कल्स बनाए हैं, लाइनें बनाई हैं, जिसमें लोगों को एक मेंटली रहे कि हाँ हमें दूर दूर थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े होना है। तो ये सब हमारे प्रयास है। हम पब्लिक से भी यही चाहेंगे, अपने पैसेंजर से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स वो पूरे फॉलो करें। स्टेशन जब भी आए, जब उनका कंफर्म्ड रिजर्वेशन हो, स्टेशन आने पे थोड़ा सा पहले आए, लगभग 1.5 घंटा पहले, सो दैट थर्मल स्क्रीनिंग में जो समय लगता है वो थोड़ा सा समय लग जाता है। बहुत खास बात बताई। इस वक्त बहुत से श्रोता रेडियो पर जो प्रोग्राम सुन रहे हैं आपका, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी ट्रेन का टाइम जो है निश्चित समय से 2 घंटे पहले उनको स्टेशन पहुंच जाए, सो दैट थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह में कभी कभी समय लग जाता है। अगर क्राउड हो जाए तो उनकी ट्रेन छूटने का डर ना रहे, और साथ ही वो अपना मास्क जरूर पहने, और प्रेफरेबली अगर जिनके मोबाइल में फैसिलिटी है तो आरोग्य सेतु ऐप अपलोड करके रखें अपना, सो दैट बाकी पैसेंजर्स को भी हम लोग सेव करते हैं। आपने कहा कि जिन लोगों के रिजर्वेशन होंगे उन्हीं को आप लोग परमिट करेंगे ट्रेन पर बैठने के लिए, है ना? तो जब आप लोग रिजर्वेशन करते हैं, रिजर्व करते हैं बर्थ या सीट जो भी है, तो उस समय भी क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं कि बिल्कुल? जिस समय रिजर्वेशन करा जाता है तो आइदर पब्लिक हमारे IRCTC की वेबसाइट से जैसे करती है, तो उसमें वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि क्या क्या उनको फॉलो करना चाहिए।
मेरे पूछने का मतलब ये है कि जो बर्थ रिजर्व है, तो जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं आप लोगों ने शायद रिजर्व की, उसका क्या किस तरीके से आप लोग? वो कल्पना जी उसमें अभी तो आज का जो स्टेटस है वो ऐसा है कि बर्थ रिजर्व कर रहे हैं हम लोग। जो अनरिजर्व था, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाती थी, वो नहीं कर रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल बर्थ है वो सारी रिजर्व हो रही है। उसमें जो लोग बैठे हैं उसमें एक मतलब 2-2, 3-3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, तो वो तो पूरा ही कर रहे हैं हम। और वैसे अभी जो देख रहे हैं हम प्रेजेंट स्टेटस, सिर्फ ओनली 20-25% के करीब ट्रेनें हैं जिसमें कि फुल वेटिंग लिस्ट हो रही है, अदरवाइज ट्रेन खाली चल रही है। एक बार क्या होता है कि जैसे रात का वक्त होता है तब तो लोग अपनी अपनी बर्थ में ऊपर चले जाते हैं, सो जाते हैं। हाँ। लेकिन दिन होता है तो अपना सीट अपना वो गिरा लेते हैं और नीचे बैठने की चाहते हैं कि भाई नीचे बैठ के चले जाए, दिन का वक्त है, सोने की जरूरत नहीं है। तो सबको पास पास ही बैठना पड़ता होगा। वो जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 2-2, 3-3 फीट पे बैठ सकते हैं। जो हमारी 6 फीट की बर्थ होती है तो उसमें 3 लोग 2-2 फीट के डिस्टेंस पे आ सकते हैं। वो उनको थोड़ा सा पब्लिक को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो 2-2 फीट के डिस्टेंस पे बैठे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी। पब्लिक जो इस वक्त श्रोता सुन रहे हैं, तो उनकी खुद की भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम डिस्टेंस मेंटेन रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। आज के दिन में ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और हम सभी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स पूरे फॉलो करें, सो दैट अपने आप को भी सेफ रखें और जो हमारे साथ और लोग हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो सेफ। कुछ भी हमारे पास हमें सिम्टम्स लगे तो हमें ट्रेवल करना ही नहीं चाहिए। और अगर आप स्टेशन पे आ गए और आपका थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर वगैरह मिलता है तो आपको परमिट नहीं किया जाएगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप ट्रेवल ना करें। बिल्कुल, भले ही आपका रिजर्वेशन पहले से हो, उसके बावजूद भी आपको नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझाया लोगों को, और समझ में निश्चित रूप से आ जाना चाहिए। लोग खुद ही समझ रहे हैं, और फिर भी अगर कहीं किसी को नहीं समझ में आ रही कोई बात। अच्छा, एक बात और बताइए आप कि मान लीजिए ट्रेन में सफर कर रहे हैं और सफर करने के दौरान ही अगर कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही है, किसी की तबीयत अचानक खराब होने लगी है, तो ऐसे में क्या हो सकता है ट्रेन पे ही? ऐसा है कि हम लोगों के नॉमिनेटेड स्टेशंस हैं, जैसे झांसी है, ग्वालियर है, वे हम लोग अटेंड करवा सकते हैं। डॉक्टर्स भी आ सकते हैं वहां पे, तो विद इन एन आवर और 2 डॉक्टर की सुविधा मिल सकती है। मतलब झांसी से चले आपको अब इतनी जल्दी तबीयत खराब हो गई आपकी, तो भी ग्वालियर पे आपको अटेंड किया जा सकता है। मान लीजिए ग्वालियर से ट्रेन बढ़ी, झांसी तक पहुंची और झांसी से आगे निकल गई, तो झांसी से आगे निकल गई तो हमारा स्टेशन एक ललितपुर आता है, फिर बीना आता है, तो वेयर वी कैन प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी, देखा जा सकता है। और अगर डॉक्टर को लगता है कि ये नॉर्मल केस है तो उनको मेडिकेशन दे दी जाती है, और अगर लगता है कि नहीं ये कोविड से रिलेटेड हो सकता है तो उनको उतार के एम्बुलेंस की सुविधा से चेकअप के लिए भेजा जा सकता है। इसके लिए कोई नंबर होता है कि हम कैसे सूचना दे पाए? ये तो आप जो हम लोगों का वो जो नंबर है कंप्लेंट का, वो उस पे अगर आप मैसेज कर देंगे या ट्विटर का रेलवे के हैंडल पे ट्वीट कर देंगे तो वो फौरन हम लोग कंटिन्यूसली उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं और उस पे आपको या ट्रेन में जो हमारे कंडक्टर्स चल रहे हैं, हमारा स्टाफ चल रहा है, उनको अगर आप कांटेक्ट कर लेंगे तो वो इन्फॉर्म कर देंगे और फौरन सुविधा मिल जाएगी। तो दोनों चीजें, किसी के पास मोबाइल नहीं है या फोन नहीं है या मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो हमारा ट्रेन के स्टाफ को बता देगा। तो ये नंबर क्या होगा? ये नंबर 39 है ये। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। श्री संदीप माथुर जी, DRM झांसी मंडल, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं को समझाया कि अगर उन्हें सफर करना बहुत जरूरी हो तभी वो सफर करें, और अगर वो सफर कर रहे हैं तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो इन बातों का ख्याल रखेंगे जो अभी आपने बताई, तो उनका सफर निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा और वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे, सुरक्षित पहुंच पाएंगे। जानकारी देने के लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ये थे मंडल रेल प्रबंधक झांसी मंडल श्री संदीप माथुर। साथियों, आज है 13 सितंबर और कल है 14 सितंबर। ये तो आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं
कि 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में हमने फोन पर बात की हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्यकार श्री जगदीश तोमर जी से। भविष्य की संभावनाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। श्रोताओं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। आत्मीयता से हम इसका सम्मान करते हैं और इस समय हमारे साथ हैं हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री जगदीश तोमर जी। आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हिंदी के बारे में हम आपसे खास तौर पर बात करना चाह रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और आप हिंदी के इतने अनुभवी साहित्यकार हैं। हिंदी भाषा के बारे में आप के विचार हम जानना चाहते हैं कि हिंदी का जो स्वरूप रहा है, जो आज है और आने वाले समय में, यानी कि भविष्य में भी हिंदी का प्रचलन किस तरीके से रह सकता है या आज की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हिंदी के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी की विकास यात्रा सैकड़ों वर्ष पुरानी है, बल्कि 1000 से ऊपर वर्ष पुरानी है। और इस पूरी यात्रा में हिंदी अपने पैरों पर ही चली है। बिल्कुल। इस में अनेक उसके विकास में अनेक व्यवधान आए, लेकिन वह मंथर गति से ही सही लेकिन चलती रही। और सबसे बड़ी बात ये कि वो आम जन के बीच रही। और वो आमदन के बीच ऐसी रही कि अनेक रचनाकार भाषाओं के भी उसकी ओर आकर्षित हुए। जी बिल्कुल। मैं नाम ले सकता हूँ अमीर खुसरो का। क्या मैं आज जो हिंदी हम बोल रहे हैं उसकी वानगी उनकी मुकरियों में हमें मिल जाएगी। तो मैंने वो मुकरियां जो है वो आज की हिंदी से पूरी तरह मेल खाती हैं। जी। उसमें कहीं ऐसा है नहीं कि ये कौन सी भाषा है, कोई कह ही नहीं सकता। और इसके बाद भाषा का इतना आकर्षण लोगों को हुआ कि रसखान जैसे लोग भी भक्ति रस में डूब गए और उन्होंने तमाम चौपाल कविता लिखे। मलिक मोहम्मद जायसी ने तो तुलसीदास जी के रामचरित मानस के पहले रसदाला प्रबंध काव्य रसदाला पद्मावत। तो मतलब ये है कि जबकि दिल्ली पर यूँ समझिए मुगल सल्तनत थी और उससे पहले भी जो दूसरे लोगों की सल्तनत रही, वे तो फांसी पर थे, लेकिन फांसी तो चलने लगी उनके फैसले के अनुसार। लेकिन हिंदी जो है वो विलुप्त नहीं हो गई। जी। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए जब देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो गांधी जी ने कहा कि मैं हिंदी के प्रश्न को स्वराज के साथ जोड़ता हूँ। जी। क्योंकि उस समय अंग्रेजी का प्रचार किया जा रहा था। जो भारतीय लोग थे वो टाईधारी होकर गौरव अनुभव करते थे, ये सारी बातें चली। तो गांधी ने कहा कि हम हिंदी को महत्व देंगे इसके साथ ही। तो एक पत्रकार ने, जो बड़े चतुर होते हैं आप जानते हैं प्रश्न करने में, उसने पूछा कि तो बापू ये तो बताइए कि अगर हिंदी और स्वराज्य में आपको एक का वर्ण करना हो, एक का चुनाव करना हो, तो आप किसे चुनेंगे? जी। तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदी को चुनूंगा। ठीक बात। क्योंकि अगर हमारी भाषा हमारे साथ रही तो हम आजादी की जंग आगे भी लड़ लेंगे। लेकिन अगर हिंदी हमसे छिन गई, हमारी भारतीय भाषा हमसे छिन गई, तो हमारी जो आजादी की लड़ाई है गूंगी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये गांधी जी ने कहा उस समय, जबकि देश आजाद नहीं हुआ था और आजादी बहुत दूर थी। जी। और इसलिए उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। उन्होंने अपने लड़के देवदास को भेज दिए चेन्नई, उस समय का मद्रास, वो हिंदी प्रचार करूं। जी। तो मतलब ये है कि देश जो है सजग रहा अपनी भाषा के प्रति और हिंदी बढ़ती रही आगे आगे आगे।
बिल्कुल। अब क्या हुआ, जब देश आजाद हो गया जी, तो 14 सितंबर को 1949 में निर्णय हुआ कि भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। जी, लोगों ने कहा हाँ भाई ठीक है, थोड़ा बहुत विरोध हुआ होगा, लेकिन वो बन गई। और उसके साथ में यह भी कर दिया गया कि भाई अब हिंदी कार्यालय में तो हिंदी अब एकदम कैसे आएगी, तो इसलिए 15 वर्ष तक साथ साथ हिंदी भी चलेगी, अंग्रेजी भी चलेगी। लोगों ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन ये 15 वर्ष के बाद ही बढ़ती चली गई और अंत में ये हो गया कि देश का कोई भी प्रदेश अगर अंग्रेजी चाहेगा तो हिंदी जो है वो वहां लागू नहीं हो पाएगी। ये बड़ा एक संवैधानिक संकट भी पैदा हो गया। लेकिन फिर भी हिंदी बढ़ रही है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं गया हूँ दक्षिण में और हिंदी केंद्र का जो एक कार्यालय है उसकी ओर से कई सेमिनार हमने अटेंड किए। उसमें हिंदी भाषी नए रचनाकार आते थे और वो हिंदी रचनाएं हम लोगों को सुनाते थे। हम लोग थोड़ी प्रोत्साहन का भी समीक्षा भी करते थे। तो बहरहाल अब क्या है, हिंदी के सामने कोई बड़ा व्यवधान नहीं है आगे बढ़ने के लिए। सबसे बड़ा व्यवधान तो संवैधानिक है। जब तक संविधान में ये व्यवस्था नहीं होगी कि कोई भी प्रांत अगर एक आध दो प्रांत विरोध करते हैं तो कोई बात नहीं है, मेजॉरिटी से तय होना चाहिए, बहुमत से तय होना चाहिए। वो तो नहीं हो पा रहा फिलहाल, हो जाए कभी तो ठीक ही है। दूसरा सबसे बड़ी ये है कि हमारे देश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की, कॉलेजों की बढ़ोतरी हो रही है। तो आज का जो विद्यार्थी है और ये नई पीढ़ी है वो हिंदी से कटती जा रही है, इतनी ज्यादा कटती जा रही है कि उसको हिंदी की गिनती नहीं मालूम। क्रिकेट का मैच हो रहा था तो किसी ने कहा अरे इतना 56 रन बन गए। तो आगे बच्चे ने पूछा ये वो व्हाट इज 56 होता है कि 56। तो ये आम बातें हैं और ये हमारी सबसे बड़ी बाधा है जिसे हमें ही दूर करना होगा। बिल्कुल। एक जागरूक जनता अपनी भाषा के विकास में कभी पीछे नहीं जाएगी जी। और धीरे धीरे ही सही आज हिंदी बहुमत की भाषा तो है ही और उसका किसी से विरोध भी नहीं है। तमाम जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनकी पुस्तकें अनुदित होकर हिंदी में आ रही हैं, हिंदी की पुस्तकें अनुदित होकर उनकी भाषाओं में जा रही हैं। तो ये जो साहित्यिक लेन देन है, सांस्कृतिक विमर्श है, वो सब चल रहा है और मैं आशावान हूँ कि दुनिया सामान्य रहेगी और हिंदी जो है किसी दिन विश्व भाषा बनेगी। उसके प्रयत्न भी हो रहे हैं और उसमें प्रयत्न में भी बाधाएं हैं। उसमें बाधा हमारी ओर नहीं है क्योंकि वहाँ तो कह दिया गया कि आप इतने पैसे जमा कर दीजिए बस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ यंत्रों वगैरह पे व्यवस्था करनी पड़ती है यूनाइटेड नेशंस में और दूसरी जगह। मैं आशावान हूँ कि हिंदी जिस मंथर गति से आगे बढ़ती जा रही है वही उसकी सफलता का द्वार खोलेगी, उसकी पूर्ण सफलता का द्वार खोलेगी। सफलता उसमें हम आम जन की भी बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। एक नया रोल चल पड़ा है, दुकानदार अंग्रेजी में नाम तक लगा रहे हैं। अंग्रेजी में अखबार, हिंदी का अखबार जो है वो कहता है देवनागरी में छप रहा है। क्या छप रहा है? स्टूडेंट्स एजुकेशन करेंगे। अरे विद्यार्थी उग्र आंदोलन करेंगे या ऐसा कुछ नाम दे दीजिए, ये क्या है? आप जानबूझ कर ये कर रहे हैं। तो ये सब बड़ा वो हो रहा है, उसके प्रति हमें थोड़ा सा एक आंदोलित होना पड़ेगा। और आशा करता हूँ कि हिंदी के प्रति लोगों में और अधिक प्रेम पैदा होगा। जी, आज के साहित्यकारों के बारे में आप कुछ कहें? हाँ, आज के साहित्यकारों का ये है कि देश की अस्मिता को, संस्कृति को लेकर साहित्यकार, खासकर बड़ा साहित्यकार बटा हुआ है। तो वो इतना बटा हुआ है
जो पुस्तकें हैं वो जो छप रही हैं, जो प्रतिष्ठित हो रही हैं, जो धड़ल्ले से बिक रही हैं, वो ने भारतीय संस्कृति के विपरीत धारा बह रही है जी। आप देखिए कि ऐसा जोर लगाया हमारे साहित्यकारों ने, लगने लगा कि हाँ यार ये लेविन तो ठीक ही है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा लेविन रह सकते हैं भाई। अब क्या हुआ कि उस पर एक प्रिंसिप लग गया और थोड़ा अभारतीय विचार तो है ही, और उसके क्या परिणाम होने वाले हैं वो तो हम देखते ही हैं। तो माने ये है साहित्यिक जो बड़े साहित्यकार खास तौर से हैं वो कुछ ऐसी कृतियां भी दे रहे हैं और जो राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करना चाहते हैं, उसकी हालत ये है कि ये तो अतीत जीवी है, ये तो सनातनी है। तो ये दो भागों में खास तौर से साहित्यकार बट रहा है। ये ठीक है कि अब ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कभी कभी क्या होता है कि वो अपने देश की जो सांस्कृतिक भूमि है उससे उसका भिन्न स्वरूप प्रकट करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ गड़बड़ है। तो जो महादेव वर्मा थी, जो अज्ञे थे, जो इराजन जोशी थे, श्रीराज शुक्ला थे, ऐसे तमाम अभी का हमारे के जमाने में, क्योंकि पिछले भक्ति मार्ग के कवियों का और इनका कवियों का तो आप कुछ कह नहीं सकते, क्यों? वो तो भारत की धरती से जुड़े ही रहे, उनमें तो कोई बात नहीं। लेकिन जो नया वर्ग पैदा हो रहा है कुछ अलग तरह का हो रहा है जी। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय विचार को लेकर रचनाएं कर रहे हैं, पुस्तकें आ रही हैं। हाँ, पुस्तकों का पठन पाठन थोड़ा सा कठिन हो रहा है, क्योंकि ये नई पीढ़ी है जो जुड़ रही है, भाषा से जुड़ रही है, ये बड़ी बातें हैं। लेकिन ये सब सिलसिले मुझे लगता है धीरे धीरे समाप्त होंगे, और जो हवा चल रही है उसको देखते हुए आशा की जानी चाहिए। तमाम सारे ऐसे परिवर्तन देश में हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो साहित्यकार है वो अपनी दायित्व को समझेगा, देश से पूरी तरह जुड़ेगा, और जैसा कि प्रेमचंद कहा करते थे कि वह राजनीतिज्ञों का पुछलग्गा नहीं है, बल्कि उनका मार्गदर्शक है। अगर कुछ लोग तेजी से आगे आएंगे तो वातावरण बदलेगा, बदल रहा है, और समाज का, देश का, राजनीति का मार्गदर्शन करने के लिए साहित्यकार अपनी भूमिका अदा करेगा। बहुत अच्छी तरीके से श्री जगदीश तोमर जी, आपने अपने हिंदी साहित्य के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, अपने अनुभव बताए। तो आपके अनुभव आपकी वाणी में बराबर झलकते रहे। आपने आकाशवाणी के साथ अपना समय दिया, आकाश को अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं कितना बहुत धन्यवाद। कई बार क्या होता है कि आप लोग बड़ों को भी प्रोत्साहित करते रहते हैं, धन्यवाद। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आप लोगों के लिए हम क्या कहेंगे, आप तो कहीं बहुत ही प्रतिष्ठित, हमारे बहुत ही आदरणीय, सम्माननीय है ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये थे हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्यकार श्री जगदीश तोमर जी। और अब कोविड-19 जागरूकता का ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास समाप्त करने के कल्पना प्रदीप को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है।